इसको कहते हैं प्रैक्टिस। लोग देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अगर सरप्राइज न हो जाओ तो बताना। देखो इस वीडियो को और फिर बताना। एक बच्चा कह रहा है कि सर टेस्ट दे रहा हूँ पर अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं उसने बस कुछ ही दिनों से टेस्ट देना स्टार्ट किया है? भाई साहब वो बंदा कई सालों से लगा हुआ होगा। तो अगर प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में आप लोग करते हो ना, सही तरीके से एनर्जी लगाकर, तो रिजल्ट जरूर आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। उस टाइम का पेशेंस करिए जब आप लोग एक सही मुकाम पर पहुंच जाए। उसके बाद में आप लोग का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा और फिर ऐसा रिजल्ट आएगा जैसा वीडियो में दिख रहा है। लोग सरप्राइज हो जाएंगे यार देखकर। तो लगे रहो, टेंशन नहीं लेना, बस बढ़ते रहो आगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। दोस्तों एक बात आप लोगों ने हमेशा मेरे मुंह से सुनी होगी कई बार कि कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। अगर जिंदगी में आप लोग कुछ अचीव कर रहे हो ना यार, आज की डेट में किसी भी इंसान को देख रहे हो कि यार वो चोटी पर बैठा हुआ है किसी फील्ड के अंदर में, वो अपने फील्ड का बादशाह है, तो वो अपने फील्ड का बादशाह अपनी माँ के पेट से नहीं निकल के आया। इस धरती पर आने के बाद में उसने अपने आप को उतना काबिल बनाया है कि वो इस फील्ड का बादशाह बन सके। यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलाया है। मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया एक दिन नहीं कि सुबह उठा के वो हथौड़ा और छेने लेकर गया और अगले दिन उसने पहाड़ को चीर कर उसके सीने में से रास्ता बना दिया। ऐसा कभी नहीं होता है और ना ही कभी होगा। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। एक एक चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ये जो लेक्चर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बैठकर, ये स्टार्टिंग में नहीं हुआ। इसके लिए पहले बहुत सारी मशक्कत की थी मैंने। आज तो बैठकर आप लोग लेक्चर देखते हो जरा सी देर में, और कोई भी उठकर जरा सी देर में आज के डेट में यूट्यूब पर लेक्चर बनाने स्टार्ट कर देता है। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि यूट्यूब पर आज के डेट में दुनिया भर की वीडियो पड़ी है कि आप लोगों को वीडियो कैसी बनानी है। सोचो 2016 में जब मैंने पहली बार लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, उस टाइम पर ये तक वीडियो नहीं थी कि कैसे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोगों को इस्तेमाल करना है, कौन सा पेन एंड टैब आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। मैंने कौन सी कंट्री नहीं है जिसकी वीडियो देखी, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आई किसी की लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ में आई, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, किसी ने बोला पेन एंड टैप को ऐसे कर लो। स्टार्टिंग में मुझे कई दिन तो वॉइस को स्क्रीन के साथ में मैच करने में लग गए कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे होना स्टार्ट होगी। तो ये आज की डेट में जो मैं 5 मिनट में भी लगती जब किसी लेक्चर को स्टार्ट करने बैठता हूँ, तुरंत आप लोगों के सामने लेक्चर हो जाता है। तो मशक्कत झेलनी पड़ती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत सारी होगी, बस आप लोगों को देखना है कि अपना प्रॉब्लम के बीच में से रास्ता कैसे बनाना है। और जब तक कोई काम आप लोग कर नहीं लोगे तब तक आप लोगों को टफ लगेगा। यूपीएससी को क्लियर करने वाले लोग बोल देते हैं कि हाँ अब आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अचीव कर लिया है। पर इन रियलिटी में आखिरी दम तक उनको ये नहीं पता रहता है कि उनकी ये रैंक आएगी या फिर नहीं आएगी। अभी फर्स्ट रैंक ले लो आप लोग यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कुछ दिनों पहले अगर बात करूँ, जैसा मैंने बोला था कि इनसे बात हुई थी, तो मतलब ये कई सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में थे। लग तो रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा पर उसको लेकर कई सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में थे। तो आप लोग समझ सकते हैं फर्स्ट रैंक आ जाना एक्सेप्ट, मतलब एक तरीके से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं जब बात करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा, देखना कि आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे कि कितनी मशक्कत करनी पड़ती है एक तरीके से, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलता है इंसान। पर लेकिन उसको पता नहीं रहता है, वो फ्लो में रहता है। जब अपनी मेहनत कर रहा होता है अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, तो काफ़ी अच्छी मेहनत करके निकल जाता है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यार एक दिन बैठकर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर SLV पर बैठकर लोग वीडियो को देख रहे होंगे। पर आप लोग सोचो जब एक भी बच्चा नहीं था उस टाइम पर कैसा होगा, किस तरीके से लेक्चर को अपलोड किया होगा, कितने लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट वीडियो के बारे में सुनो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब कोई मुझे क्यों ही देखेगा यार। ठीक है तो आज की डेट में देख लो आप, तो अपने ऊपर थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो यार। ऊपर वाले ने भी आप लोगों के लिए कुछ सोचा ही होगा ना, यहाँ पर ज़मीन पर भेजा है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट ऊपर वाले पर करो और थोड़ा सा ट्रस्ट अपने ऊपर करो और बस जर्नी को देखो, चलने दो बस, फिर देखो रिजल्ट कितना शानदार आता है। तो ये आई होप कि ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होंगी और अच्छे से चीज़ों को लेकर आप लोग चलोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। इनका नाम आप लोगों को बताना है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और फाइनेंस कमीशन जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किस आर्टिकल के तहत आती है ये भी आप लोग बताइए। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनके बारे में बताता है। ठीक है, कई सारे मैसेज आते हैं जब आप लोगों के सिलेक्शन होते हैं। यही एक ऐसी चीज़ है जो दिल खुश कर देती है। आप लोगों को बताऊँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या लगती है, मतलब रियलिटी में देखो आप लोग, ये एक चीज़ से एक तरीके से प्राउड फील करने वाली बात है कि रिजल्ट आया और सबसे पहले बच्चे के मन में टीचर का नाम आया है। कल ऐसा ही हुआ था जब यहाँ पर फर्स्ट रैंकर थे और शाम को रिजल्ट आया और सबसे पहले उन्होंने मतलब मेरे पास में मेल कर दिया कि सर लठ गाड़ दिया। ठीक है तो ये क्या होता है, ये होता है कि मतलब एक तरीके से
एक ऐसी फीलिंग होती है, कई बार ऐसा होता है कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, एक एक हफ्ते बाद उनके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कि हाँ सर सिलेक्शन हो गया था। या मैंने कहा चलो याद तो है कम से कम। आधे तो ऐसे होते हैं याद ही नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो बताते हैं कभी प्रॉब्लम होती है तो मेल आता है सर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, अब मैं ये कर रहा हूँ सर आगे क्या करूँ। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं कई सारे, कई तरीके के बच्चे होते हैं वैसे पर, लेकिन एक तरीके से जो फील होता है आप लोग खुद सोचो, आप लोगों का सिलेक्शन है, सबसे पहले आप लोगों के मन में कौन आना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों के मन में आने चाहिए अपने माँ बाप, ठीक है, फिर आप लोगों के मन में आने चाहिए अपने गुरु, फिर आप लोगों के मन में आने चाहिए अपने यार दोस्त। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात जो क्या होती है, आधे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे भी बच्चे हैं जो मैंने देखा है, सबसे पहले गर्लफ्रेंड के या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास में कॉल करेंगे। ऐसे भी है, मैंने बात की उनसे, मैंने बताया, मैंने कहा सबसे पहले अच्छा बताओ किसको, कह रहा सर अपनी गर्लफ्रेंड को। तो मतलब एक तरीके से सोचो यार, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बात बतानी चाहिए, सबसे मन में पहले आप लोगों के वही आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से इतने दूर हो गए हो तो वो फिर यार कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कई सारे जो प्रीलिम्स के रिजल्ट भी आ रहे हैं, यहाँ पर अभी SLV फैमिली मेम्बर है जिनके नाम है मुकेश, तो इनका अभी प्रीलिम्स से क्लियर हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। अच्छे से तैयारी करो यार, और फाइनल रिजल्ट अपना डेस्टिनेशन जो है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, लगे रहना चाहिए यार, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो आगे आगे, भले ही कछुए की चाल पर चलो पर रुकना नहीं है। अगर चलते रहोगे तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आप लोगों के हाथ में होगा। ओके, बाकी एप्लीकेशन के ऊपर डेली क्विज जो है वो आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, किस किस ने अटेम्प्ट किया जरूर बताना। यहाँ पर मैं आप लोग को 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब एक क्विज को आप लोग एटलीस्ट 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर क्विज को 4 बार आप लोग रिवीजन कर सकते हो। हर एक क्विज में 4 बार ट्राई करने का ऑप्शन होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर अभी क्विज के साथ में एक और सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर बना हुआ दिखेगा जिसको बोलेंगे वीकली टेस्ट, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पूरा वीकेंड में आप लोग यहाँ पर बेसिकली प्रैक्टिस किया करोगे, वीक में एक टेस्ट उसमें आप लोगों का हुआ करेगा, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उस टेस्ट को अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो एक वीकली रिवीजन भी आप लोगों का काफी अच्छा हो जाया करेगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके चलनी है कि पूरा अच्छे से, और फिर एक मंथली टेस्ट हुआ करेगा जो कि आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट कराएगा। डेली आप लोगों का जो क्विज होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, वीकली जो टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और मंथली जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो रेगुलरली आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो महीने में 3 बार आप लोगों को उस चीज़ का रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे से आप लोग सारी चीज़ें जो है वो कमांड कर पाओगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है ना, कभी बोलोगे चार्ज है, नहीं चार्ज नहीं है इसका, आराम से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन में दिक्कत आती है तो आप लोग सेम चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो StudyLoverVir.in वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगे ताकि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस यहाँ पर कर सको, तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप लोगों को StudyLoverVir डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी मैंने शेयर कर दिया था कि लेक्चर आज लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि दिक्कत हो गई थी, मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड करी तो आधी वीडियो में वॉइस थी और आधी वीडियो में वॉइस नहीं थी, तो फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इशू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कई बार ऐसा इशू होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है इस तरीके की, वरना नॉर्मली लेक्चर का टाइमिंग मॉर्निंग में 6 बजे है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और फिलहाल कुछ दिनों से लेक्चर लेट क्यों आ रहा है ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, प्रोसेसिंग में भाई साहब 2-2 घंटे ले रहा है मॉर्निंग में। तो अगर मैं वीडियो को 5 बजे भी अगर लगा दूं तो 7 बजे, अगर 6 बजे लगा दे तो 8 बजे, एक दिन तो 3.5 घंटे लिए जब लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचा। ये समझ सकते हैं आप लोग इतना ज़्यादा टाइम प्रोसेसिंग में ले रहा है। तो यार मेरे हाथ में नहीं है, जितना होता है देखो उतना तो मैं कभी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कभी किसी तरीके से आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और फिर भी कुछ होता है तो यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत न रहे। तो ये आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम वगैरह, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, उसको ढंग से आप लोग यूटिलाइज कर सको। ओके दोस्तों, G7 कंट्री में कौन कौन से देश इंक्लूडेड है आप लोगों को ये बताना है। इससे पहले ये G8 हुआ करता था, पर लेकिन इन्होंने रसिया को लतियाकर बाहर निकाल दिया, इसकी वजह से ये G7 रह गया। और पहले G7 ही था वैसे, फिर इसमें रसिया जुड़ा, फिर से रसिया निकला, फिर से G7 रह गया। एक ऐसा अकेला देश जो कि एशिया से G7 के अंदर में आता है, वो कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। अभी G7 कंट्री के द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि कार्बन फ्री ये अपने आप को बनाएंगे 2035 तक। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आज के डेट में जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों के ऊपर कई बार प्रेशर बनाते हुए नजर आते हैं कि तुमको भी ये काम करना है, कि हाँ तुमको भी आज की डेट में क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना है। भैया हम अपना पेट पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में भी हमारे गाँव में अगर आप लोग देखोगे, लोगों के पास में AC नहीं है, प्रॉपर कूलर नहीं है, मतलब जिंदगी कैसे कूद रही है, ऐसी भी सिचुएशन आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज भी पेड़ की छांव में इंडिया के अंदर में लोग आज सोते हैं अगर देखोगे कई जगह, तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पर लेकिन बोलने लगे कि आप लोग जो है बिल्कुल एक तरीके से इन चीज़ों से दूर हो जाओ, तो ये वही बात होगी कि तुमने अपनी लाइफ तो एंजॉय कर ली, जब हमारी लाइफ एंजॉय करने का टाइम आया
तो आप लोगों को लग रहा है कि अब इनको वो काम न करने दिया है, मतलब तुम तो अब मर्सिडीज में घूमो और हम जो है ऑटो में भी ना बैठें, तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए जो भी है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल रहेगा। G20 के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुका है, तो G7 तो फिर भी आसान टारगेट है। इसकी जो समिट है अभी 15 से लेकर 16 तक आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिली, जापान के अंदर में। तो जो यहाँ पर सोप्रो जो जापान है वहाँ पर इसकी समिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली कि किस तरीके से कार्बन फ्री बनाना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को, इनकी जो बिजली का उत्पाद किया जाता है उसको कार्बन फ्री बनाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर अभी कोयले को आराम आराम से फेज आउट करना है, इसमें भी एक्सेलरेशन लेकर आना है और फेज आउट करना है। ये G7 जो देश हैं ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल अगर इनको मैप के ऊपर में आप लोग अच्छे से देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये देश नजर आएंगे। इसमें आप लोगों को कनाडा, UK, USA ये कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इसमें आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जापान। जापान इकलौता एशियन कंट्री आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में आप लोगों को फ्रांस, इटली और जर्मनी, और बाकी जो भी मीटिंग होती है उसमें यूरोपियन यूनियन जो कि इनके दद्दा हैं वो तो साथ में चलती हैं, ये मेरे दद्दू की तलवार है, तो इसका हमेशा यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहेगा, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। G7 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप लोग लास्ट ईयर के बारे में बात करोगे G7 के बारे में मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था, जब यहाँ पर इंडिया को एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। मोदी जी जो है यहाँ पर जो G7 कंट्री के साथ में पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर हम लोग यहाँ पर गए थे। ये आप लोग देखते हैं, हम एज ए स्पेशल इन्वाइटी G7 कंट्री के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। जब G7 कंट्री जो है 48 G7 कंट्री आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ये 49 समिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। वैसे तो G7 के बारे में पिछली बार इन्होंने पूरा चाइना को टैकल करने का टारगेट बनाया था कि कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का दुनिया को अपने डेट ट्रैप्ट में खींच रहा है। डेट ट्रैप्ट क्या होता है? डेट ट्रैप्ट को बोलते हैं बेसिकली एक तरीके से अपने जाल में फंसाना। किसी इंसान को यार इतना लोन दे देना, इतना लोन दे देना कि उसको उस लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए भी फिर से लोन लेना पड़े, ये टर्म है डेट ट्रैप। और इसके बारे में हरियाणा PCS के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर में, यानी कि ऐसी टर्म्स भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। G20 UPSC पूछ चुका है, G8 मैंने बता दिया रसिया, अभी G7 की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, इसी के साथ में USA, इटली और जापान, टोटल मिलाकर ये 7 कंट्री जो हैं आज की डेट में G7 कंट्री हैं, जो कि काफ़ी अमीर देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन अमीर देशों ने मिलकर अभी क्या अपना जो टारगेट रखा है वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो ये जो टारगेट है यहाँ पर, इनका जो टारगेट है ये सोचते हैं कि एक तरीके से इस तरीके से लेकर चला जाए ताकि दुनिया जो है देखे इनको और दुनिया भी इनके फुटप्रिंट जो है वो फॉलो करे कि हाँ भाई साहब उन्होंने कर लिया तो अब हमको भी करना पड़ेगा या फिर हमको भी करना चाहिए। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनका अभी जो टारगेट है उसमें इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं, तो इन्होंने जो बातें बोली हैं वो काफ़ी पेशेंस से आप लोगों को सुननी है, जिसके ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। सबसे पहले इन्होंने बोला है नंबर 1 पॉइंट कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कार्बन फ्री होगी। और ये जो टारगेट है इनका ये है 2030 तक का, 30 नहीं 35 है, याद रखिएगा। तो 2035 तक का, इनके 2035 तक का ये टारगेट है कि किस तरीके से कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होगा, कोयले का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएंगे। कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया के अंदर भी आज भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ये प्रपोजल इनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो कब तक रखा है, 2035 तक रखा है। अगर बात करें यहाँ पर और क्या है प्रपोजल इनमें, इन्होंने बोला है कि फेज आउट मैनर में इसको जो है आराम से कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे। अब इसको कंप्लीट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, वो है पॉइंट नंबर 2, यानी कि खत्म कर दिया। कैसे खत्म करेंगे, पूरा फोकस करें जाएगा सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि सूरज से और हवा से एनर्जी बनाई जाएगी, तभी यहाँ पर ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके लिए इन्होंने बोला है कि इस चीज़ को और अच्छे से लेकर चला जाएगा और शानदार तरीके से इसके ऊपर काम किया जाएगा, इसके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये पूरा टारगेट रख रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सोचने वाला है, इसमें ये काम करने वाले हैं कि जो फोसिल फ्यूल सब्सिडी होती है, यानी कि जो भी यहाँ पर ये दूसरे जो ईंधन होते हैं उसमें जो सब्सिडी दी जाती है यहाँ पर, उनको सब्सिडी को कम किया जाएगा। यानी कि कोयले के लिए सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोल डीजल इन सब के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी क्या होती है, एक तरह की छूट होती है कि हाँ इतना तुम दे दो, इतना सरकार दे देगी और ठीक है इस चीज़ को आप लोग एंजॉय करो। तो इस तरीके की सब्सिडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरीके की सब्सिडी कहलाती है।
जैसे मैंने बोला था, अगर कोई भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर अपना कोई कोर्स खरीद चुका है और कई सारे बच्चे आके बोल रहे हैं कि सर हमको भी यहाँ पर भी SLV के साथ में कनेक्ट होना है, तो मैंने हर एक बच्चे को ये बोला कि अगर आप लोग वहाँ पर आज की डेट में अपना कोर्स ले रखे हो और यहाँ पर आप लोग आना चाहते हैं, तो अपनी स्लिप दिखाइए जो कोर्स आप लोगों ने ले रखा है, और उस पर 50% जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट दूंगा, अगर रियलिटी में आप लोग सीरियस कैंडिडेट है पढ़ने वाले। अभी एक इंटरेस्टिंग छोटी सी एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप लोग बोलोगे कि ऐसी ऐसी भी दुनिया में लोग हैं। मैंने बोला था कि जो भी दिव्यांगन है, जिनको शरीर के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे अपना सर्टिफिकेट सेंड करना, मैं आप लोगों को कोर्स जो है वो फ्री में दूंगा। आप लोगों को एक बात बताऊं, जो एक कोर्स फ्री में देने की मैंने बात की थी, ये आप लोगों तक फ्री में पहुंचता है, पर लेकिन इसके लिए जो सर्विस पेमेंट करनी पड़ती है एप्लीकेशन की, अगर आपको कोई कोर्स मैं फ्री में भी प्रोवाइड करा दूं, उस पर मुझे पेमेंट करना पड़ता है अपने आप से। ये आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हर एक चीज़ का चार्ज लगता है, क्योंकि एप्लीकेशन पर तो जाके लेक्चर देखेगा ना बच्चा, कनेक्ट होगा, तो उस एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए कोर्स फ्री होगा, पर लेकिन मुझे उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने बोला कि लोग जो है कितने गिर जाते हैं, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने बोला कि ठीक है, जो कोई दिव्यांगन है वो वहाँ पर फ्री ले सकता है कोर्स। तो पिछले 2-3 दिनों में मेरे पास में बाढ़ आ गई कि इतने सारे दिव्यांगन आ गए जिसकी कुछ हद नहीं है। मुझे पता था कि ये काम होने वाला है, पर लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि इतने नहीं गिरेंगे कम से कम लोग। अभी क्या किया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, किसी ऐसे इंसान का जो कि दिव्यांगन है उसका वो सर्टिफिकेट लिया और वो मुझे सेंड कर दिया। जब मैंने बोला कि अपना आधार कार्ड सेंड करो, तो आधार कार्ड सेंड किया उन्होंने, मतलब एक तरीके से भूल गए, एक तरीके से आधार कार्ड अपने ही सेंड कर दिया, क्योंकि कोर्स जो था वो रजिस्टर अपने नाम से रखा था मोबाइल ऐप के अंदर में, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पर जब उससे पर्टिकुलर नंबर को उठाया एप्लीकेशन से, मैंने कॉल की, तो मैंने पूछा कि आपकी मतलब कौन से शरीर के किस पार्ट में क्या क्या दिक्कत है डियर, ये बताना एक बार। तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि सर ये वो, तो फिर कह रहा है कि सॉरी सर ऐसा ऐसा था, मतलब किसी और का सर्टिफिकेट ले रखा है। और ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, एक तो इतनी घटिया हरकत मेरे सामने निकल कर आई, ये तो थी इधर घटिया, मतलब क्या कर रहे हैं, एक दिव्यांगन से उसने क्या कर रखा है, उसको बोला है कि 500 रुपये मैं तुमको दूंगा, ठीक है, ये कोर्स जो है मुझे खरीदना है, और ये कोर्स खरीदने के बाद में किसी और को बेचूंगा। मतलब उस दिव्यांगन के नाम पर वो कोर्स खरीद रहा है और किसी और को बेच रहा है। तो यार ये भी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये 50% मैंने बोला था छूट दी जाएगी उन लोगों को जो कि आज की डेट में किसी और इंस्टीट्यूट से आते हैं, पर लेकिन अब मैंने बोला था कि जो फ्री में दूंगा उन बच्चों को जो कि आज की डेट में रियलिटी में दिव्यांगन है। तो वो कंडीशन जब मुझे देखने को मिली तो अंदर से इरिटेशन हो गई मुझे। मैंने कहा यार ये हर चीज़ का गलत इस्तेमाल आप लोगों को देखते। मैंने किताबें देने की बात की थी ना स्टार्टिंग में, मैंने बहुत सारी किताबें बांटी, उनमें कुछ ऐसा दिखने को मिला, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि सर किताब दे दो, उसको फिर ले जाके फिर से दुकान पर बेच दिया कि 50% में ले लो, समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पर जैसे तैसे, मैंने कहा चलो यार कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए, पर लेकिन रियलिटी में उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कई बार लोग हर चीज़ का लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। तो सही है। तो अभी यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ फील हुई, 2-3-4 दिन से चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा इतने सारे दिव्यांगन कहाँ से आ गए यार, तो वो चीज़ देखने को मिली। तो 50% पर ही यहाँ पर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, चलो किसी को मिल भी रहा है, कोई ऐसी हरकत कर भी रहा है, तो फिर कम से कम एटलीस्ट एप्लीकेशन की पेमेंट जो है वही बच्चा करेगा जो कि यहाँ पर इसको लेगा, ठीक है। तो ये 50% पर यहाँ पर दिया जाएगा, फ्री का नहीं दिया जाएगा किसी को, क्योंकि फ्री का मतलब फिर समझ लेता है कि इंसान ग्रांटेड लेने लगता है हर एक चीज़ को। अब कम से कम अरेंज तो करेगा कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पैसा, उसको लगेगा तो सही, कम से कम ऐसी हरकतें करने से पहले सोचेगा तो सही। वैसे सोच ही नहीं रहा है, बस सर्टिफिकेट लेकर सेंड कर दिया और फिर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। मतलब मैं अंदर से दुखी हो गया यार। मैंने कहा कुछ भी अच्छा करने चलो ना, लोग उसका नेगेटिव इस्तेमाल कैसे करना है वो ढूंढ ही लेते हैं। तो ये सिचुएशन थी जो मुझे अंदर से काफ़ी मतलब झंझोर गई। मैंने कहा यार अलग ही लेवल की थॉट है, इतना मेहनत अगर पढ़ने में लगा दो तो दोस्त कहीं अच्छी जो पोजीशन पर बैठे मिलो यार। मतलब मत करो ऐसी हरकत यार, घटिया हरकत होती है बिल्कुल। समझ रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी का मतलब छूट होता है कि सामने वाले को हेल्प मिल जाए थोड़ी सी, अगर कोई इस काम को करना चाह रहा है तो वो कर पाए। सब्सिडी खत्म कर देने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अब ये काम ये नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी अच्छे काम के लिए सब्सिडी दी जाती है तो इसका मतलब वो समाज में अच्छा कुछ इंपैक्ट लेकर आता है। जैसे कि आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी दी जा रही है, तो वो अच्छी चीज़ है यहाँ पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में कोयले के लिए सब्सिडी दी जा रही है, तो कोयला और ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कोई बोलने लगे कि आज की डेट में कोई जो है किसी को मतलब कितने भी मर्डर, जो आज की डेट में कोई मर्डर कर रहा है, तो अगर एक मर्डर करेगा तो उसको 1000 रुपये का इनाम, और 2 मर्डर करेगा तो 2000 रुपये का इनाम। तो ऐसे अगर कोई करने लगे, लोगों का गला काट के जरा सी देर में रख देंगे यार। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छे कामों के लिए सब्सिडी यहाँ पर देनी चाहिए ताकि उस लोग जो है सही जगह पर पहुँच सकें। तो इसलिए फ्यूल सब्सिडी में इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे सब्सिडी 2025 तक का। तो ये टारगेट इन्होंने रखा है। मतलब एक तरीके से कोयले वगैरह के लिए सब्सिडी दी जा रही है, उसको ये खत्म करते हुए आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, ये बात है।
ये मैंने आप लोगों को बताया कि G7 कंट्री के द्वारा यहाँ पर जो टारगेट रखे जा रहे हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर G7 कंट्री क्या करना चाहते हैं ये तो बता दिया, पर लेकिन इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं इसको लेकर वो बताते हैं आप लोगों को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना वो इसी के ऊपर काम करती है कि अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक जो है उस चीज़ को ले सके, तो ये अफोर्डेबिलिटी होती है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में बात करें यहाँ पर तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा ग्रिड का। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में किसी घर में सोलर पैनल लग गए, उसने अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है उसके बाद में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा बना ली, तो वो उसको बेच सकेगा, तो उससे पैसे कमाने की भी बात की गई थी। तो नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन यहाँ पर और स्मार्ट मीटर जो नेशनल प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म, अचीव और ट्रेड के बारे में बात की गई इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखकर हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है। यानी कि हमारा देश भी इस ओर काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो G7 कंट्री है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 7 कंट्री है, वर्ल्ड की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड इकोनॉमी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर काम कर रही हैं। इसी के साथ में इनका अगर बात करें, ये कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही कोई फिक्स हेडक्वार्टर है जहाँ पर इसकी मीटिंग होती है, वहीं पर देखने को मिलती है, ये काम करने लगते हैं। और जो इन्होंने डिसाइड किया है अभी सारी बातें, ये किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि ये तुमको करना ही करना है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, और 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि ओनली 10% दुनिया की पॉपुलेशन है इनके पास में, और 40% ये जीडीपी ले बैठे हैं। तो इतने अमीर हैं ये, अगर आप लोग देखो। अगर बात करें यहाँ पर, जैसे आप लोग नेटो बॉडी देखते हो, ठीक है, तो अनलाइक अदर बॉडी सच एज नेटो, तो उसके जैसे नहीं है। G7 कंट्री का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई ऑफिस, कोई ऑफिशियल मेंबर आप लोगों को नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं, तो वो पैटर्न नहीं है इनका, ठीक है। अगर बात करें नेटो का, आप लोगों को हेडक्वार्टर पता है कहाँ पर है, आप लोगों को पता है, ठीक है, कब स्टेब्लिश किया था, क्या क्या किस तरीके की चीजें फॉलो करते हैं, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक को हाथ लगा दिया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, सारे नेटो मेंबर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। बताइए कितने नेटो मेंबर है और रिसेंटली कौन सा नेटो मेंबर अभी यहाँ पर ऐड हुआ है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। तो इस जैसा नहीं है G7 अगर आप लोग बात करेंगे। तो प्रेजेंट कौन मेंबर है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होना। अभी यहाँ पर जैसे बात करें G20 के बारे में आप लोगों से पूछ लिया गया था, पर क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल्सो द 4 कंट्री मेंबर जो G20 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो बताइए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, कनाडा, मलेशिया या न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान या सऊदी अरेबिया या वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर या फिर साउथ कोरिया। सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो अभी मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की है, वीडियो को पॉज कर आंसर आप लोग अपने आप से दे सकते हैं। देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर यहां पर देता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं इस पोर्शन से, आप लोग खुद देखो 2013 में क्या पूछा गया ग्रीन एनर्जी को लेकर, ये भी उसी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो बात की जा रही कि राइट नोट ऑन द इंडियन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशनल जो भी यहां पर एनर्जी है उसके ऊपर बात की गई। यहां पर 2018 में यहां पर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न डेवलप, इसके एनर्जी के बारे में बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की गई, और क्या क्या प्रोग्रेस है इसके बारे में बात की गई। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर बनते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है G7 के बारे में, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 7 कंट्री का, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलप है, ये आप बताया गया है। इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मल जो हेडक्वार्टर, और इसी के साथ में डिसीजन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो समिट के अंदर लिया जाता है वो बाइंडिंग होता है, ये बात बोली गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या फिर नन। यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को देती है, कई बार आप लोगों को बोल देगी कि हाँ ये ठीक है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट आप लोगों को सही दे देगी, सेकंड स्टेटमेंट में गड़बड़ कर देगी, एक ही स्टेटमेंट के अंदर में, मतलब एक तो सही है चलो स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट में क्या करेगी, आधी सही और आधी गलत कर देगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉन बाइंडिंग आप लोगों को देखने को मिलता है इसका डिसीजन, तो कंफ्यूज आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है आप लोगों को, ओके। और बाकी एक और इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग बात याद रखिएगा, क्विज किस किसने अटेम्प्ट किया। अच्छा, रियलिटी में जो मैंने बोला था कि एप्लीकेशन के ऊपर क्विज स्टार्ट हो गया, बताना जरूर, उसको रेगुलरली अटेम्प्ट करना है। उसके अंदर वीकेंड में आप लोगों का एक टेस्ट भी हुआ करेगा जिसमें आप लोगों को अपने आप को अच्छे से बेसिकली चेक भी आप लोगों को करना है, तो चेक एंड बैलेंस वाली चीजें भी चलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फीडबैक जरूर देना कैसा लगा लेक्चर, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये है हमारे प्यारे दोस्त जापान के बारे में। अगर आप लोगों ने कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशन फील की हो कि यार एक साइड में कुआं है और दूसरी साइड में खाई, तो जाए कहाँ, ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर रिसेंटली अभी जापान के साथ में देखने को मिली। किस पर्टिकुलर मुद्दे पर ये सिचुएशन देखने को मिली वो मैं आप लोगों से डिटेल में बातें करूंगा।
ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, तो द हिंदू के द्वारा भी ये काफ़ी अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। पहले मैं मुद्दा आप लोगों को समझाता हूँ, मुद्दा कहाँ कैसा है, फिर हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बात है 2011 की। 2011 का वो एक ऐसा काला दिन जो कि जापान की हिस्ट्री में याद किया जाता है, तो जापान के जो लोग हैं उनकी रूह कांप जाती है। यह है फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर भूकंप आ जाए तो हमारी जो मेट्रो सिस्टम बनी हुई है बेसिकली देश के अंदर में, वो लगभग 8 से 8.5 तीव्रता का भूकंप जो है वो झेल सकती है। पर लेकिन सोचो जब वो भूकंप जो है वो 9 कैटेगरी में पहुंच जाए तो कैसा होगा। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर फुकुशिमा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के साथ में यहाँ पर 9 की तीव्रता का जो भूकंप देखने को मिला था, उसकी वजह से जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके अंदर में बहुत सारे जो हैं एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिले। आप लोगों ने ये तो चीज़ें पढ़ी होंगी बेसिकली कि जो न्यूक्लियर जो एक तरीके से तत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर वो पानी में मिल जाए। आप लोगों ने कई बार सुना ना कि पानी जो है वो पोल्यूटेड हो गया काफ़ी लार्ज स्केल पर, उसके अंदर में कुछ ऐसे यूरेनियम जैसे या फिर कुछ दूसरे ऐसे मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो अगर बॉडी के अंदर जाए तो कितना ज़्यादा बॉडी को बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर जब ये सिस्टम जो है ब्रेक हुआ पाकिस्तान के अंदर में, तो पाकिस्तान के अंदर में ये सारा जो पानी आया उस टाइम पर सुनामी आ गई उस पर्टिकुलर भूकंप की वजह से, और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। इसके अंदर में बहुत सारा पानी भी यहाँ पर एंटर किया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिली। पर लेकिन जापान के द्वारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पर, फिर भी जापान के द्वारा अपने आप को एक साहस में रखा गया और उनके द्वारा बोला गया कि जो भी यहाँ पर पानी इसकी वजह से जो पोल्यूटेड हुआ है वो हम लोग इसके अंदर में बेसिकली ओशन के अंदर में नहीं जाने देंगे, उसको अपने पास में ही रखेंगे सेव कर कर अलग अलग टैंकर में, और उसके अंदर से जो एक न्यूक्लियर कंपोनेंट है उसकी जो एक तरीके से वो नहीं कहते एक जो उसकी ताकत है उसको कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से न्यूट्रल करने की उसको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि आराम से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाएगा। पर लेकिन पानी कितना है 1.25 मिलियन टन, तो ये इतना वेस्ट वाटर है जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल कर आया, और इस प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 76 बिलियन, ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से इसके लिए पैसे दिए गए यहाँ पर तब से लेकर अब तक का यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरीके से इसको पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। आप लोग सोचो किसी पर्टिकुलर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि सफ़ेद हाथी पाल लेना, तो वो सिचुएशन यहाँ पर अभी रिसेंटली जापान के साथ में देखने को मिल रही है। तो जापान ने ये बोला था कि जो भी ये पानी है लगभग 10 से 12 सालों के अंदर अंदर में यहाँ पर ये पानी जो है इसके अंदर में जो न्यूक्लियर जो तत्व हैं वो खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, और फिर हम लोग इस पानी को ट्रीट कर कर इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ओशन के अंदर में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो ट्राइटेनियम है उसकी जो लाइफ है लगभग 12 से 13 साल इनके द्वारा बोली गई थी। तो जापान ने बोला उसके साथ में हम लोग फिर इसको छोड़ दें क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग इसको इकट्ठा करके अपने पास में नहीं रख सकते। तो बात थी 2011 की, अभी मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ 2013 में, तो सॉरी 2023 में। तो इसका मतलब ये कि जो उन्होंने वादा किया था 12 से 13 साल का, वो वादा जो है वो उनका कंप्लीट हो गया। तो अभी जापान बोल रहा है कि उस पानी को हम लोगों ने एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब हम लोग उसको पैसिफिक ओशन के अंदर में छोड़ने जा रहे हैं। जब भी ये मुद्दा निकल कर आता है तभी तो दुनिया भर के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो एक तरीके से इन्वायरमेंट पर फोकस देने वाले लोग हैं, वो चरमरा उठते हैं कि ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अगर इस तरीके से जापान जो है इस पर्टिकुलर पानी को यहाँ पर समुद्र के अंदर में डालेगा। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी एक जीव के या किसी भी इंसान की किसी भी बॉडी के अंदर में अगर जाता है तो बॉडी जो है उसको ईजिली एब्जॉर्व कर लेती है और फिर यहाँ पर ये बॉडी के अंदर में जाकर जो ब्लड वेसल है उसको डिस्टर्ब करता है। ट्राइटियम जो है वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी के अंदर में किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर में, और अगर उसकी ब्लड के अंदर में वो चला गया तो सोचो आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो एक तरीके से हर एक बॉडी के पार्ट में जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो बॉडी है वो एक जीवित बॉडी कहलाती है। भोजन को लाने ले जाने का काम, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का जो ब्लड होता है वो सारे काम बेसिकली करता हुआ नजर आता है। तो अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम छोड़ा जाता है
और इस पानी को यहाँ पर छोड़ने की वजह से आप लोगों को पता है कि दुनिया भर में आज की डेट में जो मछली या फिर ओशन से निकालने वाले जो जीव जंतु हैं उनको कैसे लोग आज के डेट में बेसिकली कंज्यूम करते हैं। तो कल को चलकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती है तो यहाँ पर जापान इसको छोड़ता है तो यहाँ पर इसके आसपास वाले रीजन में जो भी मछली वगैरह हैं जो उनके ऊपर काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है, जो मेरीन क्रिएचर हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकती है। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जापान को इस पानी को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, पर जापान बोल रहा है कि यार इसको मेंटेन करने में जो मुझे खर्चा आ रहा है, इसको मेंटेन करने में इतने दिनों से जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो तो एक नेक्स्ट लेवल की है, वो मुझे झेलनी पड़ रही है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन ये क्रिएट हुई वो तो एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर था, एक भूकंप आया, वो तो कहीं पर भी आ सकता है, ये सिचुएशन तो कहीं पर भी क्रिएट हो सकती थी। आखिर मैं ही क्यों यहाँ पर इस प्रॉब्लम को बेसिकली इस तरीके से झेल रहा हूँ दुनिया को बचाने के लिए। और मैंने तो एक प्रॉमिस भी किया था कि 12 से 13 साल में मैं यहाँ पर इसको पानी को जो है एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दूंगा और उसके बाद में फिर हम लोग जो है इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो वो बात भी जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। तो इशू यहाँ पर यह है कि जो पानी ट्रीट किया गया है यहाँ पर उसके अंदर से अभी भी जो यहाँ पर ट्राइटेनियम है वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एक्सपोज होता है ओशन के अंदर में तो ये कैंसर जैसे या फिर दूसरी वो बहुत सारी बीमारियों जैसे रिस्क जो है वो पैदा कर सकता है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो ये बार बार मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर में अगर वो पानी जाता है, और आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ा होगा ओशियन करंट, ओशियन करंट ये बताती है कि पानी एक जगह ठहरता ही नहीं है, तो वो जगह जगह आप लोगों को पानी जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा, और वो कितना ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है ये बातें बार बार यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर बोल रही थी कि कई तरीके से चीज़ें निकल कर आती है। जब ऐसे स्टेटमेंट आती है ना तो कई सारे बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्राइटेनियम जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। कई सारे बोल रहे हैं कि कंप्लीटली उसको न्यूट्रलाइज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इतने सारे पानी में से कैसे उसको आप लोग न्यूट्रलाइज कर दोगे। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को रिसेंटली अभी मिल रही है। तो एक धर्म संकट सा यहाँ पर बना हुआ है कि इसको रखे रखे तो दिक्कत, यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से खर्च करें। नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं कि ह्यूज मनी यहाँ पर ये हो जाती है, और इसको छोड़े तो दिक्कत यहाँ पर कि क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आने वाली जनरेशन तक के लिए भी। इसीलिए मैंने जो शब्द यूज किया था कि एक साइड में कुआं तो दूसरी साइड में खाई। तो यहाँ पर जापान की जो टोक्यो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको ये काम दिया गया, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीटली रिमूव किया जाए। अब बॉडी के अंदर में जाएगा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तो क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है, ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसीलिए जैसे हमारे देश में अगर मैं थोड़ी सी बातें अब अपने देश के बारे में करूँ, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। जब कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु के अंदर में लगाया जा रहा था, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसको लेकर, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का या फिर क्रिएट करने का, वो क्या है, वो है सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइन। तो उनके बेस पर अगर हम लोग कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसमें सबसे शानदार बात क्या रहती है कि उसमें कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है, उसमें किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। जैसे अगर न्यूक्लियर हम लोग आज के डेट में जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर कोई मटेरियल लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आना पड़ता है मैक्सिमम लोग को। इसी के साथ में अगर हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, डीजल, इन सब चीज़ों पर ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो ये भी हम लोग को बाहर से लेकर आने पड़ते हैं। पर लेकिन दो ये ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर हम लोग नेचुरली काम कर सकते हैं, क्योंकि सूरज तो भागने वाला है नहीं, वो यहीं रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में हवा तो बंद होने वाली है नहीं कि ठीक है हवा का मन नहीं आज बहेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो वो हमेशा आप लोग को देखने को मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बेस्ट सोर्स यहाँ पर बताया गया। ऐसा ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप अभी आप लोग को यूरोप के अंदर में देखने को मिला। वहां पर रेत की बैटरी बना डाली, ठीक है, जो रेत नहीं होता है, जो सैंड होता है, उसकी बैटरी बेसिकली बना डाली। तो ये क्या हो गए, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप हो गए, जिनका इस्तेमाल कर कर हम लोग एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो जब जब हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग लगाते हैं, ये माना जाता है कि बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री जो हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्री है या फिर यूएसए के अंदर आप लोग बातें करो, इन्होंने सब ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की तरफ कदम बढ़ाने जो है वो रोक दिए हैं। यानी कि अपने देश में तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की फैसिलिटी को जो है वो रोक चुके हैं, और बात करें कि फेज मैनर में इसको कम भी किया जाएगा। पर जैसे डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश हो गया, अफ्रीका के अंदर में कंट्रीज हो गई, इनमें ये दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर इनमें दबाकर ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई जाएं, क्योंकि वहाँ से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कई सारी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे हजार हैं यहाँ पर। तो इसलिए जब जब हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, दो मुद्दे अब आप लोग यहाँ पर समझिए। एक साइड में तो हमारे देश के अंदर में इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं,
दूसरी साइड में हम लोग बोलने लगे कि और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग नहीं लगाएंगे और हम लोग अपने लोगों को बिजली नहीं देंगे। ठीक है, एक साइड में मैं बोलूँ यहाँ पर कि बिजली इन्हीं की वजह से मिल रही है, दूसरी साइड में बोला जाए इनको हटा दो भले ही बिजली नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी, ऐसा मतलब चल पाएगा क्या? आप लोग बिना बिजली के रह पाओगे? पाकिस्तान के अंदर में भी देखा, एक दिन बत्ती गुल हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या बेइज्जती हुई है। तो सब लोगों को बिजली मिलना भी जरूरी है, पर बिजली की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या वो इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है या इंसानों की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है? वो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाए वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया कि हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पर बनाया जाएगा। वो भी एक काफ़ी प्यारा मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में तारापुर एटॉमिक जो पावर स्टेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर में है। राजस्थान तो राजस्थान के अंदर में हो गया, मद्रास वाला तमिलनाडु के अंदर में, कैगा जो है ये कर्नाटक के अंदर में है, कुंदाकुलम जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और रसिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो तमिलनाडु में है। इसी के साथ में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट यहाँ पर काकरापर ये एटॉमिक पावर स्टेशन ये आप लोग को गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक फैसिलिटी हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में कहां पर क्या दिक्कतें चल रही हैं वो अपनी जगह है, पर लेकिन हमारे देश में क्या क्या सिचुएशन है इसको लेकर वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड बेसिकली समझनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन अगर बने तो हम लोग के माइंड में उसको लेकर कंफ्यूजन न हो। आप लोग खुद देखिए, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं यूपीएससी में आंसर राइटिंग के द्वारा भी। बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि विद ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने अभी बताया ना यहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो वेस्ट बचता है वहां पर वो डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल है, वो कईयों सालों तक बेसिकली पड़ा रहता है। ये काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इसको बेसिकली खरीदने के लिए दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी हम लोगों को रखनी पड़ती है। ये काफी बड़ी दिक्कत है। सामने वाले के साथ में कुछ दिक्कत हो गई तो उसको देना बंद कर देगा, फिर अलग सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आने वाली है। इसकी वजह से जो एनर्जी हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कि सस्ती है, ठीक ठाक कॉस्टली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दूसरी एनर्जी जनरेशन के बारे में जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और फियर तो यही है कल को चलकर अगर जापान जैसी, ये नहीं कहते कि ऊपर वाला ना करे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कहाँ पर हम लोग सिचुएशन को करते फिरेंगे। जापान के पास में तो पैसा है, उसने चीज़ों को मेंटेन कर लिया, क्या हम लोग इस चीज़ को संभाल पाएंगे? अभी भोपाल गैस त्रासदी आप लोग देखो, आज तक भी उन लोगों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है। वहां पर सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या है, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। वो नहीं कहते कि कई सारे बच्चे आज की डेट में देख, कई बार कई सारे लोग भी मैंने देखा है, सैलरी है उनकी कितनी, कोई ऐसी होगी कोई 15-20 हज़ार रुपये, और एप्पल का फ़ोन लेना है, एप्पल की वॉच लेनी है। मतलब जितना तुम्हारी हैसियत है चीज़ों को हैंडल करने की उतने ही इंसान को काम करना चाहिए ना। लोन पर लेकर ये चीज़ें लेना, मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कंडीशन है। एप्पल की वॉच उस इंसान को चाहिए जो दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, उसको खड़े होने का, उठने का, खाने पीने का कुछ उसका होश ही नहीं है, तो उसको उसमें टाइमर मिल जाते हैं, अच्छे खासे सारी चीज़ें मिल जाती है, उसकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है उसके बारे में पता चलता है, वो समझ में आता है। इंसान एप्पल की वॉच यूज़ कर रहा है। एक इंसान ऐसा है जो कि बेसिकली है पढ़ने का काम है, उसको कोई और काम ही नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे एप्पल की वॉच चाहिए। अगर लेनी भी है तो यार अपने पैसों से लो, फिर खरीदो, जिंदगी में मेहनत करो उसको। अगर आप लोगों को लगता है कि वो शौक भी पालना है तो हमेशा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको अफोर्ड कर सको। एक इंसान है वो महीने के जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है, एप्पल की घड़ी कहीं गुम भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर खरीद लेगा। एक वह जो एक तरीके से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको दे दो एप्पल की घड़ी, भाई साहब उसको ना हार्ट अटैक आ जाना है कल को गुम हो गई अगर। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शौक पालो तो ऐसे पालो कि आप लोग उसको हैंडल कर सको, और वो भी उधारी में नहीं, अपनी जो सिचुएशन के हिसाब से। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को अगर हमारे देश में कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो क्या हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं? तो ये वाला मुद्दा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसमें आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, यूपीएससी ने खुद स्वयं यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, बोला कि फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन पढ़ो वीडियो को पॉज करके और फिर आप लोग इसका आंसर दो, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। देखिए एक बार ना आप लोग खुद से ट्राई कर लिया करो, कोई भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ ना, चाहे यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ या फिर क्वेश्चन वाली वीडियो जब आती है उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो इससे क्या रहेगा ना, आप लोग खुद से क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोग जो है जब आंसर बताऊंगा एक तो उसको ढंग से आप लोग समझ पाओगे, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोगों ने इसको गलत कर दिया तो अच्छी बात होगी कि आप लोगों ने गलत कर दिया, अब और अच्छे से समझोगे और एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हैवी वाटर तो स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, पहली स्टेटमेंट बोला गया है। इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। देखिए जहां भी तो ऐसी स्टेटमेंट हो ना एक अपोजिट दूसरी के, तो अक्सर आप लोगों को आंसर उसी में से देखने को मिल जाता है। कूल डाउन करना है रिएक्टर, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर ये दो बिल्कुल सिमिलर टाइप में देख रही है, एक बढ़ता है एक घटता है, तो इसी में से कौन सा होगा? तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को बेसिक थ्योरी पता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो स्पीड को स्लो डाउन करता है यहां पर जो हैवी वाटर रहता है। और हैवी वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वो क्या होता है D2O, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे कि इंसान ना कई बार चीज़ें पढ़ता होते होते भी समझता कुछ और बोल कुछ देता है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ पर चीज़ों को अगर ढंग से आप लोग पढ़ोगे तो फिर सिचुएशन को जो है आप लोग एग्जाम में हैंडल कर पाओगे। और कहते हैं ना कि इंसान जो है कि यार वो चीज़ एक तरीके से वो कॉमन सेंस यूज़ करके चला गया वहाँ पर, इस तरीके से काम कर लिया उसने, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी तभी यूज़ होती है जब आप लोग की बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सिचुएटेड है विच आइलैंड के ऊपर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहला है यहाँ पर होक्काइडो, नेक्स्ट है यहाँ पर होन्शु, नेक्स्ट है यहाँ पर शिकाकू और नेक्स्ट है यहाँ पर क्यून्सु, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है, मैं लोकेशन ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे आंसर है यहाँ पर हुंसो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, आप लोग इसकी लोकेशन जो आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हुंसु है। 4 आइलैंड आप लोगों को जापान के देखने को मिलते हैं जो मेजर आइलैंड है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्यारा सा है, ये डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाता है और स्टेट पीसीएस के अंदर तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक ये बन जाता है। कैगा जो है बात की जा रही है, जो जनरेशन स्टेशन है वो तमिलनाडु के अंदर में है, नरोरा यूपी के अंदर में है। ये नेक्स्ट यहाँ पर काकरापार, ये आप लोगों को कहाँ पर, ये जो गुजरात के अंदर में है। तारापुर एटॉमिक स्टेशन ये महाराष्ट्र के अंदर में है। तो करेक्टली मैच आप लोगों को करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताना है। तो ओनली 1 पेयर सही है, ओनली इसमें 2 पेयर सही है, ओनली इसमें 3 पेयर सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव पेयर सही है। तो ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या है, ये आप लोग बताइए। कर लिया अटेम्प्ट, सही आंसर है यहाँ पर सी। तो जो कैगा है यहाँ पर ये कर्नाटक के अंदर है, मैंने डिस्कस किया था, बाकी सारे के सारे सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाकी ये हो गया आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अब आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, बाकी फीडबैक देना जैसा भी लगा टॉपिक। और बाकी इसी के साथ में कोशिश किया करो कि आंसर राइटिंग एटलीस्ट जरूर ट्राई किया करो। इससे क्या होता है, आप लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि चीजें, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको देखकर आप लोगों के सामने आंसर लिखे तो उसमें से चूज करना होता है। पर जब आंसर राइटिंग करते हो ना, वहां पर आप लोगों के सामने कुछ होता नहीं है, एक ब्लैंक पेज होता है और एक क्वेश्चन लिखा रहता है, सारी चीजें खुद से रिकॉल करके लिखनी होती है। इसीलिए आंसर राइटिंग जो है सबसे खतरनाक माना जाता है, ठीक है। एक तो सामने क्वेश्चन के ऑप्शन रखे, उनमें से चूज करके बताना कि भाई ये आंसर होगा। एक है कि सारा अपने आप वहां पर एक तरीके से कॉपी के ऊपर राइटिंग करनी है, सारी दिमाग में से निकालनी है। तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए, ओके। गाना सुना है, कौन सी मूवी का बताना, चांद सी पारिस जो करता हमारी, ऐसा कुछ गाना है ना आमिर खान का। पर लेकिन यहाँ चांद की सिफारिश की नहीं, यहाँ सूरज की कलाकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसरो के द्वारा बात की जा रही है, जून या फिर जुलाई में जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए फर्स्ट मिशन होगा हमारा सूरज के लिए। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली लार्जेस्ट जो पेलोड है यहाँ पर मिशन है आदित्य, सूरज का पर्यायवाची है आदित्य, याद रखिएगा, जिसका नाम है आदित्य L1। तो L1 की पोजीशन पर जाकर बेसिकली यहाँ पर ये रखा जाएगा और यहाँ से जो हम लोग सूरज की स्टडी करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है ये। आप लोग जीएस पेपर 3 जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये जो शब्द है L1, किस किस को पता है कि L1 है क्या? अगर इसको आप लोगों को बोलो कि काउंट करना है तो कैसे आप लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। वैसे इसको यहाँ पर बेसिकली लैग्रेनियन पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग बैठकर एक सिस्टमेटिक इमेज की स्टडी करेंगे, वो पॉइंट है लैग्रेनियन पॉइंट, जो कि L1 पॉइंट है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों से एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में बात की थी, वो मिशन क्या था, शुक्र ग्रह का, शुक्रयान के बारे में बात की थी ना।
तो 2031 में हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च तो हालांकि करना था रिसेंटली, पर लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पर फिलहाल जो अभी प्रोजेक्ट है हमारे पास में वो है आदित्य L1। तो आदित्य L1 हमारा पहला मिशन है जो कि सूरज के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसके द्वारा यहाँ पर अभी ये जो पेलोड है इसरो को सौंपा गया है लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर इसके बारे में मैं अभी कुछ और बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर आदित्य L1 मिशन का। ये जो है बेसिकली बताने वाला है कि सूरज के अंदर में जो सोलर स्टॉर्म होते हैं उनके बारे में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला है। यानी कि सूरज के अंदर में जो भी यहाँ पर ऐसे तूफान आते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेगा किस तरीके से वो क्रिएट होते हैं। और अब तक का पृथ्वी से बाहर जाकर हमारे 2 मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहे। पहला था चंदा मामा का यानी कि चंद्रयान वाला मिशन। दूसरा हमारा जो मिशन था वो था मार्स यानी कि मंगल ग्रहण का यानी कि मोम मिशन, यानी कि मामा और मोम तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चल रहे हैं किसकी तरफ को, अब चल रहे हैं पापा यानी कि सूरज की तरफ को। सूरज की रोशनी जो है वो धरती पर जीवन का एक क्रिएचर एक तरीके से क्रिएट होने का एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है यानी कि एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर किसकी वजह से होती है, वो सूरज यानी कि सन की रोशनी की वजह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं अगर सूरज ना हो तो धरती पर जो जीवन है वो असंभव यहाँ पर हो जाएगा। तो चांद और मार्स के बाद में यहाँ पर बेसिकली हमारा ये मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट सेट करेगा कि हाँ हम लोग भी इस तरीके से ऐसे मिशन जो है वो यहाँ पर सक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो पैसे की बात यहाँ पर की जा रही है वो लगभग 1275 करोड़ रुपए है। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहते हैं। इसके अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट जाने वाले हैं वो बड़े ही शानदार शानदार है। कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे रटने नहीं है सारे। सबसे पहले तो यूज क्या किया जाएगा, तो पावरफुल SLV यानी कि PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये यूज यहां पर किया जाना है जो लॉन्च व्हीकल होगा जो फर्स्ट सोलर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर पापा भी बैठ के जाएंगे, पापा मतलब प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सारे मेजर पेलोड हैं जो कि आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पेलोड का मतलब क्या होता है, पेलोड का मतलब होता है कि प्रमुख जो भी इसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट या फिर आइटम जो जाने वाले हैं। तो VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन जो कोरोनोग्राफ है, इसी के साथ में UIT, इसी के साथ में ASPEX। तो ये रटने नहीं है पर हल्का सा फिर भी पता होना चाहिए कि नजरों में निकाल लिया एक बार कि पता चले कि कुछ बन रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग ये ना लगे कि यार ठगा ठगा सा ना लगे यार ये तो बताया नहीं था, ठीक है। तो हल्का हल्का सा एक आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। स्टडी किसकी की जाएगी, तो आउटर मोस्ट जो लेयर है सन उसकी की जाएगी। कोरोना, ये कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये सूरज का पार्ट है। और बेसिकली कोरोना स्पेयर की यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा ताकि इसके बारे में हम लोग पता लगा सकें, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कल को चलकर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो लगभग 400 किलोग्राम जो है स्पेस क्राफ्ट जो है वो सन की स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पर PSLV के थ्रू यहाँ पर भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगी जहां पर ये जाकर चीजें रुकेंगी जिसको मैंने अभी L1 बोला था, तो ये लगभग यहां से 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर जाकर यहां पर ये स्टडी करने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, 7 लगभग ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, 7 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 टोटल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ये लेकर जाने वाला है जो कि अलग अलग तरीके से सूरज के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, अलग अलग एरिया में सूरज के ऊपर। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे टेक्निकल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो एक काफी टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। जैसे मैंने बोला कि आदित्य L1, तो L1 क्या है, ये है लैग्रेंजियन पॉइंट। तो लैग्रेंजियन पॉइंट अगर कोई आप लोगों से डायरेक्ट पूछे यार ये कैसा पॉइंट होगा, तो लैग्रेंजियन पॉइंट को आप लोग ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं, एक पार्किंग स्पॉट की तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे नहीं गाड़ी कहां पर पार्क करोगे जहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले, तो अंतरिक्ष की जब स्टडी करने जाते हैं तो अंतरिक्ष यान का पार्किंग स्पॉट बोला जाता है। यहाँ पर ईंधन की खपत जो है वो काफी कम होती है क्योंकि जो फोर्सेस लगते हैं दोनों बॉडीज के ऊपर वो काफी बैलेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चाहे आप लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में बात करो या फिर आप लोग किसी और बल के यानी कि फोर्स के बारे में आप
आप लोग बात करो तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके इनहेंस्ड पॉइंट अट्रैक्शन जो होता है, रिपल्सन, उसके बीच में जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर लैग्रेरियन पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फायदा क्या रहता है कि यहाँ पर खींच तान जो होती है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता है। तो लैग्रेरियन पॉइंट ऐसा नहीं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में ही है, चांद और पृथ्वी के बीच में भी आप लोगों को लैग्रेरियन पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पर। तो वो पॉइंट जहां पर आप लोग जाकर फील कर सको कि यहाँ पर कंफर्टेबल है भाई साहब, यहाँ पर कोई गाड़ी में पंचर नहीं करेगा, यहाँ पर कोई ये गाड़ी चोरी नहीं करेगा, कोई बैटरी नहीं निकाल के लेके जाएगा, कोई टायर नहीं निकाल के लेके जाएगा, तो वो वाला पॉइंट जो है वो आप लोग को लैग्रेरियन पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये शब्द निकलकर कहां से आया, मतलब किसने बोला कि यार इसका नाम ये रखो, और क्या एक ही पॉइंट होता है? नहीं, ये L1, L2, L3, L4, L5 इस तरीके से इसके नाम जो हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेरियन, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिनोमिनन की स्टडी की गई 18th सेंचुरी में। तो उसके नाम से हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट का नाम यहाँ पर बेसिकली निकाल कर लेकर आए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आज हम लोग इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि आदित्य L1 मिशन ये और आदित्य L1 मिशन वो, तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही यहाँ पर कोई मिशन लॉन्च नहीं होता है, तो यहाँ पर पुरानी जो स्टडीज़ होती हैं उनसे फ़ायदा उठाकर यहाँ पर चीज़ों को लेकर आया जाता है। इसमें जो मैंने बोला कि L1 से लेके फिलहाल L5 तक ये पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें L1, L2 और L3 वो एक तरीके से जब दो बॉडी कनेक्ट होती है उसमें लाइन में जो पॉइंट देखने को मिलेगा एक सिमिलर लाइन में, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे तीनों। L4 और L5 जो है वो थोड़े से अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि पॉइंट बिल्कुल ऐसी है कि एक बैलेंस पोजीशन वहाँ पर देखने को मिलती है, ज़्यादा रिपल्शन वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इनको लैग्रेरियन पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर लैग्रेरियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट भी आप लोग बोल सकते हैं जहां से हम लोग अच्छे से सूरज को देख सकते हैं, यानी कि सूरज की जो देखने की हमारी एक तरीके से जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी यहाँ पर एक तरीके का एक बोल सकते हैं कि कोई मतलब रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ भी बोलते हैं ऑन द लैग्रेरियन पॉइंट, यानी कि इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है ये हम लोगों ने VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, यानी कि कोरोना की जो विजिबल एमिशन लाइन है वो यहां से दिख पाएगी ताकि उसकी स्टडी यहां पर कर सके। आप लोगों ने सुनी है ना महाभारत में कहानी कि यहाँ पर जो बेसिकली द्रोणाचार्य जी सबको लेकर चले गए ग्राउंड में और बोले कि देखो कि आप लोग क्या दिखाई दे रहा है। एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, कोई कह रहा पेड़ दिख रहा है, बाघ दिख रहा है, भाई साहब सब कुछ दिख रहा है। एक कह रहा है कि हाँ ये दिख रहा है, किसी को फल दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कुछ नहीं दिख रहा, बस आंख दिख रही है। तो बोला फोड़ दो, ठीक है, वही वाली बात है। तो ये वो आंख है यहाँ पर पर्टिकुलर जो VELC है, जहां से एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जो सिस्टम को हम लोग बेसिकली ऑपरेट करने के बाद में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो वहां से अपनी इमेज ले पाएंगे, वहां से हम लोग अपनी स्टडी कर पाएंगे। तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग लेकर जा रहे हैं वहां पर उनका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। तो ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसके द्वारा यहाँ पर, जो कि बेंगलुरु के अंदर में है, ये यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। क्रेस्ट के साथ में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं कि सूरज के अंदर का जो कोरोना है उसका एनालिसिस किया जाएगा, आउटर लेयर उसके एटमॉस्फेयर का एनालिसिस किया जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना है वहां पर, एक तरीके से जो प्लाज्मा जो घूमता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए हमारा ये मिशन जा रहा है। और जितनी भी ये सारी बातें मैंने बोली हैं, ये सारी की सारी टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो PPT में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, जब PPT डाउनलोड करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्या सूरज के लिए हमारा ही मिशन है? दुनिया में कोई और सूरज से प्यार नहीं कर रहा है। नासा पीछे छोड़े नहीं रहेगा, नासा प्यार कर रहा है। USA का जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, तो वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन के लिए आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हम ही है, यहाँ पर हेलियो 2 सोलर प्रोब आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसका? ये बेसिकली जर्मनी का। इसी के साथ में सोलर ऑर्बिटर, ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का आप लोगों को मिशन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो L1 पॉइंट जो है जिस तरीके से मैंने बताया, ऐसे यहाँ पर L1 हो गया, इधर आप लोग L2 देखने को मिल रहा है, इधर L3 देखने को मिल रहा है, इधर L4 देखने को मिल रहा है, इधर L5 देखने को मिल रहा है। तो जो मैंने बोला था L1, L2 और L3, ये तो तीनों एक लाइन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर L4 और L3 यहाँ पर वो अलग अलग डायरेक्शन में है। पर ये भी ऐसे हैं कि यहाँ पर भी एक बैलेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इनको लैग्रेरियन पॉइंट हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। टेक्निकल शब्द थे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है, जैसे कि एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, या फिर एक बार वीडियो को फिर से चलाकर देख लेना। माइंड में डाउट लेकर मत जाना बस, और कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं यहाँ से यूपीएससी के द्वारा? जी हाँ, आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात की जा रही है डिस्कस द अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हाउ दो एक तरीके से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारे जो अचीवमेंट है उसको डिस्कस करना है। एंड हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इंडिया इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग सोचो कि मंगलयान पे हम लोगों ने अपना मिशन भेज दिया, इतने पैसे लगा दिए, चांद पर मिशन भेज दिया, इतने पैसे लगा दिए, क्या सोसाइटी को इससे कोई फायदा हो रहा है? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चन क्या आता है कि इतने सारे पैसे हम लोग इन मिशन पर खर्च कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग इतने सारे पैसे हम लोग एजुकेशन पर या फिर हेल्थ पर खर्च कर देते, तो क्या ये सही नहीं रहता? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज का अपना फायदा देखने को मिलता है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे हम लोग तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? अब तक हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, अपने बेसिकली घर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है, दूसरे से चीजें जो हैं वो खरीद कर लेकर आनी है और अपने यहाँ पर यूटिलाइज करनी स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही निकल कर आती थी। अब उससे थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और अब जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा आप लोगों से, मैं आशा करता हूं कि आप लोग उनका आंसर दोगे। टॉपिक अच्छे से सुना है आप लोगों ने तो ट्राई जरूर करना, ठीक। प्यारा सा क्वेश्चन है पर लेकिन फैक्चुअल है, डायरेक्ट आप लोग आंसर दे सकते हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है वो यहाँ पर सूरज की स्टडी करने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट था यहाँ पर सोलर विंड के बारे में, जो कि हम भी स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हेलियो 2 सोलर प्रोब जो है वो ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, बिल्कुल यहाँ पर इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो ध्यान से रखना, मैच करने के लिए स्टेट पीसीएस बड़ी जल्दी क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर है ए। क्यों? क्योंकि सोलर ऑर्बिटर है ये ऊपर वाला प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली किसका है? ये हालांकि ज्वाइंट वेंचर था, यहाँ पर भी है, ये याद रखिएगा, ये नासा और जर्मनी के बीच में ज्वाइंट वेंचर था। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात मुझे क्या देखने को मिल रही है, हमारा देश जो है वो सशक्त है अपने आप में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, वरना सबको यहाँ पर किसी न किसी के साथ में मिलकर जाना पड़ रहा है, ठीक है। उन्हें कहते शेर अकेला चलता है जंगल में, तो ये वाली बात आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो हेलियो है ये नासा और जर्मनी का, सोलर ऑर्बिटर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, और अभी यहाँ पर जो नासा पार्कर था वो बेसिकली आप लोगों को ये नासा का ही है, ठीक है। तो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया। ये यहाँ पर ये आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोलर ऑर्बिटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें यहाँ पर बता दूं कि L1, L2 और L3 जो पॉइंट हैं ये तीनों की तीनों लाइन में है, पर लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल पॉइंट नहीं है। ज़्यादा स्टेबल पॉइंट जो है वो L4 और L5 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक टेक्निकल वर्ड है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कम से कम रिपल्सन लगेगा, ज़्यादा लंबे समय तक स्टेबिलिटी रह सकती है, ये ऐसी लोकेशन है इनकी। जबकि ये तीनों जो हैं वो इतने ज़्यादा आप लोगों को वो लोकेशन के हिसाब से नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना आप लोग को आसान लगेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में आंसर आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक। बोला गया है कि ये स्पेसिफिक लोकेशन है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द 3 लार्ज बॉडीज बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय द स्मॉलर बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट है L1, L2, L3 स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। L4, L5 जो है वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखने को मिलेंगे। आंसर बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। टेक्निकल क्वेश्चन है पर लेकिन पूछा जा सकता है, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ध्यान से एक बार समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में भी। तो लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में अटेम्प्ट करो, और मैं मानता हूँ कि इसका आंसर मैक्सिमम गलत देने वाले हो। क्यों? 2 आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, और इनकरेक्ट पूछा गया है, और यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। आंसर डी हो गया। क्यों? क्योंकि 3 बॉडी लिख दिया गया है, 3 बॉडी नहीं है, 2 बॉडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बोला गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है L1, L2 एंड 3, और ये अनस्टेबल बोला गया है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है L4 एंड L5। ये सारी बातें ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई थी। L1, L2, L3 जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेंगे। L4 एंड L5 वो है वो ये अनस्टेबल में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो रिमेन इन द पोजीशन विदाउट प्रोपल्सन, ठीक है, इनके बिना हिले डुले यहाँ पर ये पोजीशन में रहेगा, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अनस्टेबल पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और ये 2 बॉडी के बीच में बात की जा रही है,
जैसे सूरज और चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच में, चांद और पृथ्वी के बीच में। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर अटेम्प्ट करोगे तो ही एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना तो ऊपर से निकल जाएगी बाउंसर बॉल। ध्यान से पढ़ना, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ध्यानचंद नहीं बनोगे, और ध्यानचंद नहीं बनोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, बात की जा रही है आदित्य L1 मिशन के बारे में। बोला गया है कि इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है ये, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है कि यहाँ पर ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाना है, और एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर ये बेसिकली चलने वाला है। सन की स्टडी करेगा, इनर मोस्ट लेयर के बारे में, कोरोना और यहाँ पर कोरोना स्पेयर के बारे में। ठीक है, क्रोमा स्पेयर और कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कलेक्ट करेगा डेटा जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड है। यहाँ पर एक तो कोरोनल जो मास जो इजेक्शन है, जो यहाँ पर इसी के साथ में इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन भी यहाँ पर रहेगा, इसके आसपास जो चीज़ें हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, 3 या फिर ऑल? सही आंसर आप लोगों को बताना है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्यों? स्टेटमेंट देखो, तीसरी बोला गया कि इनर मोस्ट, सूरज के अंदर जाओगे ना जलाकर राख कर देगा भाई साहब। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर पर ही पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। इनर मोस्ट की बात नहीं किया करते। तो चारों में से एक स्टेटमेंट गलत हो गई, और 4 जो है वो 3 जो है वो करेक्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यहाँ पर। तो ये आप लोगों को पॉइंट देखने को मिलेगा। टॉपिक पढ़ लेना अलग बात होती है, पर क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करना, सोल्व करना अलग बात होती है। टॉपिक पढ़कर निकल जाओ ना, उसको 2 दिन में फिर भूल जाओगे, पर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एक बार को अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो फिर आप लोग उसको नहीं बोल पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर तरीका ये रहता है कि आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया पहले, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी कि क्या क्या है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस कर लिए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, L1, L2, L3, L4 क्या है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बाकी और सूरज के बारे में जानना है तो सूरज के जो शब्द हैं कि सन स्पॉट क्या होता है, यहाँ पर ये सारे जो शब्द हैं बेसिकली उनकी जो छोटी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डाल दी है, ताकि अगर कल को आप लोग रिवीजन करने बैठो तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने देखने को मिले। तो ये स्लाइड एक ऐड कर दी है, पीपीटी डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी बाद में अंडरस्टैंड करने में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया आप लोगों से इस लेवल पर, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और यूपीएससी का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया, तो अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं टॉपिक को पढ़ना यूपीएससी के लेवल पर जाकर। अगर ऐसे तैयार कर लिया तो इंडिया के अंदर में किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग चले जाना, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से भी कोई पूछ ले कि L1 पॉइंट क्या है, क्यों यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, सारी बातें अब आप लोगों के माइंड में क्लियर है कि नहीं? अगर डाउट हो तो बताना, मैं हूं ना, किस लिए बैठा हूं यहाँ पर, टेंशन नहीं लेने का, टॉपिक क्लियर करने का। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को 2 डायमेंशन से समझाऊंगा। वैसे तो ये 1 डायमेंशन का है, पर लेकिन हम लोग इसको 2 धारी तलवार बनाएंगे। कैसे, अभी आप लोग देखना। वैसे तो बात की जा रही है एग्रीकल्चर की, पर मैं इसको इकोनॉमी के साथ में, यानी कि बैंकिंग वाले सेक्टर के साथ में भी मैं इसको कनेक्ट करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छे से कवर किया गया ये टॉपिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा। तो मैं एक एक चीजें आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। अभी हमारे देश में क्या किया गया, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट सेल। तो ओपन मार्केट सेल हमारे देश में अभी देखने को मिली, और ओपन मार्केट सेल जो यहां पर देखने को मिली वो थी गेहूं की। ओपन मार्केट सेल में गेहूं वगैरह जो है वो मार्केट में बेचे गए गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग जो रूट के अलग अलग एरिया में। और ये सारे डोमेस्टिक जो मतलब एक तरीके से देश के अंदर ही यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है OMSS। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को बोल दे कोई कि यार ये OMSS क्या है, तो आप लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको अभी एक और वर्ड आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसको बिल्कुल उसका कॉपी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें मार्केट में क्या होता है, यहां पर ऐसा होता है कि मार्केट में मान लीजिए गेहूं है, और गेहूं का जो भाव है वैसे तो होना चाहिए मतलब लगभग 20 रुपए केजी के हिसाब से, पर लेकिन मार्केट में गेहूं जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम गेहूं है, लोग खरीदने जा रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहे हैं, और जो मिल भी रहे हैं तो ब्लैक में मिल रहे हैं। उसका भाव जो है 100 रुपए की जो केजी जो देखने को मिल रहा है गेहूं का भाव। ठीक है, वैसे गेहूं का भाव क्या चल रहा है आज के डेट में, पता है किसी को? बताइए क्या चल रहा है। मान लीजिए गेहूं का भाव जो है वो हो गया 200 रुपए केजी, मार्केट में किसी को मिल ही नहीं रहा है। वैसे आता है 20 रुपए किलो के हिसाब से, पर मिल रहा है 200 रुपए केजी। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गेहूं को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब गेहूं इतना महंगा है तो आटा पीस के कितना महंगा आएगा, तो लोगों के घर में रोटी बननी मुश्किल हो जाएगी। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास में जो भी स्टॉक रखा होता है वो मार्केट में उसको रिलीज कर देती है, ताकि अलग अलग दुकानों पर चीजें जो हैं वो सही से टाइम से पहुंच जाएं, और जो भाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है वो भाव जो है वो नीचे गिर जाए, और लोगों के घरों में थाली में रोटी आ जाए।
तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या कर रहे हैं यहां पर, ये उस प्राइस को जो है कंट्रोल कर रहा है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये किसका फायदा हो गया, ये हो गया कस्टमर का फायदा। पर इसके अपोजिट भी हो सकती है बातें, ये तो एक पहलू आप लोगों ने देखा। अपोजिट क्या हो सकता है, मार्केट में गेहूं का भाव जो है भाई साहब 1 रुपए पर केजी हो गया। अब क्या होगा, अब किसानों की बेसिकली मती मारी जाएगी यहां पर। अब इतना सस्ता हो गया कि किसान जो है उसको मतलब बेचे तो बेचे, क्या करे उसको ये बता दो, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में से चीजों को खरीदना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, एक तरीके से, ताकि मार्केट में चीजें कम रहे और उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, कम से कम 15 से 20 रुपए पर केजी के हिसाब से यहां पर आ जाए। तो ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। पर मैक्सिमम टाइम यहां पर ये रहता है कि ये सेल वाली कंडीशन है, तो यहां पर सेल रहती है। जो दूसरे वाला मैंने बताया यहां पर, ये दूसरे वाला इंप्लीमेंट होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है हमारे देश के अंदर में। जब मार्केट में पैसे का जो भाव है वो बढ़ाना और घटाना होता है, तो सेम ऑपरेशन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। मतलब जो गेहूं वाला है वो तो एक साइड में चलता है। रीजन क्या है यहां पर नॉर्मली आप लोग को जो मार्केट में जो प्राइस देखने को मिलता है उसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो मैक्सिमम आप लोग को देखने को मिलेगा कि लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, घटाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट यहां पर सेल करती है, चाहे यहां पर बेसिकली उसको कॉमन लोगों तक एक सही प्राइस पर चीजें पहुंचती रहे, जब प्राइस बढ़ जाए तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास में जो फूड जो यहां पर FCI के पास में जो एक तरीके से ना वो एक गोडाउन में जो भरा हुआ इकट्ठा रहता है अनाज, तो उसको बेसिकली, और ये अनाज के लिए नहीं है, ये सेम कंडीशन राइस यानी कि चावल के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलती है। जब यहां पर इस तरीके कंडीशन आती है तो ई ऑक्शन कर दिए जाते हैं ओपन मार्केट के अंदर में, और टाइम टू टाइम ये किया गया है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। 2012 में देख सकते हैं, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। तो जब जब यहां पर मौका मिला इनके द्वारा ओपन मार्केट सेल यहां पर की गई है, ताकि मार्केट में इन कमोडिटी का प्राइस जो है वो एक बैलेंस वे में रखा जा सके। तो ये है पूरी ओपन मार्केट सेल। तो फूड ग्रेन जो है स्पेशली व्हीट उस टाइम पर जब यहां पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर बोला गया है कि यहां पर लगभग 30, ठीक है, तो 30 यहां पर ये एक तरीके से आप लोग जो डेटा यहां पर ये ध्यान रखिएगा आप लोगों से, मतलब कई बार ना जैसे कि अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर 12 था, ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर क्या था 7 था, यहां पर आप लोगों का लगभग 4.2 था। तो इतने मिलियन टन जो आप लोगों को यहां पर ये मार्केट में उतारा जाता है, ठीक है। तो अभी यहां पर जो उतारा जा रहा है तो उसके हिसाब से आप लोग चीजें समझ सकते हैं। बेसिक कौन करती है, हालांकि नंबर आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, पूछिए कौन कर रहा है। तो फूड जो कॉर्पोरेशन इंडिया, ये यहां पर इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। और इसी का अपोजिट ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वो याद रखेगा, उसमें दोनों तरीके से चलता है, खरीदना भी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, और बेचना भी। तो खरीदना और बेचना दोनों काम यहां पर RBI के द्वारा किए जाते हैं, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाया और लिक्विडिटी को घटाया जा सके। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा ज्यादा लाया जा सके तो लिक्विडिटी आ गई, मार्केट में से पैसा खींच लिया तो लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो ये काम यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कईयों के मन में आ रहा होगा यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे करता है, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अभी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी मतलब टोकन टाइप में आप लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद ली, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आप लोगों ने जो खरीदी है उसमें आप लोगों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अपने हाथ में रखी और गवर्नमेंट को 10,000 रुपए दे दिए कि भाई साहब हमें मंथली 8% का इंटरेस्ट देते रहना, यानी कि एक तरीका इन्वेस्टमेंट हो गया ये आप लोगों का, ठीक है। तो ये इसी तरीके की जो सिक्योरिटी होती है जब मार्केट में रहती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको खरीदना स्टार्ट कर देता है आप लोगों से, ठीक है, ताकि मार्केट में यहां पर जो है लोगों के हाथ में जो है बेसिकली पैसा चला जाए और सिक्योरिटी अपने पास में रख ली। पर लेकिन जब यहां पर मार्केट में अगर इस तरीके से अपोजिट काम करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, सिक्योरिटी को बेचना स्टार्ट कर देगा और पैसे लेना स्टार्ट कर देगा, ताकि आप लोगों के हाथ में से पैसा कम हो और मार्केट में पैसा कम रहे। तो उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है ना तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कुछ भी खरीद रहे हैं जाकर। कई बार चीजें की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सेल लग गई भाई ये भी खरीद लेते हैं यार, सेल लगी हुई है। अबे सेल तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर से नुकसान करके तुमको देंगे, उसके प्राइस जो है डबल कर उसको आधा कर देते हैं, लोग खुश होते रहते हैं। थोड़ा बहुत एक जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, अभी सेल लगी हुई थी, मैंने देखा एक दोस्त था उसको मोबाइल चाहिए था, ठीक है, तो उसने बोला यार एक मोबाइल की जरूरत है, तो मैंने बोला कि सर्च कर लो यार, वो बोला कि सेल लगने वाली है। मैंने कहा अच्छा। तो उस टाइम पर उसने एक चीज नोटिस की, बेसिकली बैठा था डिस्कस कर रहे थे हम दोनों, सेल में मैक्सिमम वो प्रोडक्ट रहते हैं जिनमें कोई ना कोई डिफॉल्ट रहता है। एक मोबाइल था सैमसंग का, वो बड़ा एक महंगी रेंज का था, लगभग 40-50 की रेंज का, पर भाई साहब उसकी बैटरी
उसकी बैटरी ऐसी थी कि वो दिन में लगभग मुश्किल से 10 से 12 घंटे चल रही थी। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? उसका प्राइस जो है उन्होंने लगभग 10 से 20% गिरा दिया और दबा के लोगों ने खरीदा। क्यों? पावर बैंक खरीद लेंगे यार हम। अबे खरीद लो, वो तो चाह रहे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। तो कोई भी बढ़िया प्रोडक्ट का रेयरली प्राइस जो है वो डाउन होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकालने होते हैं, पुराने होते हैं, फिर कुछ भी ऐसा, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और बाकी सबकी साठ गाइड रहती है, उधर बैंकिंग सिस्टम का कनेक्शन, उधर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड पे छूट वूट वो सब चलती हैं। तो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुआ करे ना वही खरीदा करो, सेल के हिसाब से चीज़ें मत खरीदा करो। ये बेसिकली सजेशन है, बाकी करोगे यार आप लोग वही जो आप लोगों का मन करता है। तो मेरा था काम सजेशन देना, बाकी आप लोग बोलो, आप लोगों को सही लगा तो ले लो, वरना वापस कर दो यार। ठीक है डाउट हो तो बताना। दोनों समझ में आ गए, ओपन मार्केट ऑपरेशन और यहाँ पर जो ओपन मार्केट सेल स्कीम, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनको एक दूसरे के साथ में अपोजिट करके पूछ ले गया तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेशनल लेवल की न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये बताना है पंचायती राज डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी आ रहा है पंचायती राज डे जो है, काफ़ी अच्छे से उसके बारे में डिस्कस करूंगा जिस दिन होगा। आप लोगों का ये लगभग एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे देश की जो प्रेसिडेंट जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा यहाँ पर पंचायती जो राज डे है बेसिकली उसको सेलिब्रेट करते हुए नेशनल पंचायत अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम हमारे देश के अंदर में जब इस्टेब्लिश किया गया तो ये ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में नहीं था। ठीक है, तो एक तरीके से पंचायत जो है उसको ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम माना जाता है, बहुत ही तगड़े वाला। तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जितेंद्र जो सिंह है हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा युवा पोर्टल की बात की है, ताकि जो यूथ के स्टार्टअप जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। बिजनेस बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ट्राइबल अवेयर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं ये अर्जुन मुंडा साहब, इनके द्वारा मार्केटिंग लॉजिस्टिक और डेवलपमेंट करके यहाँ पर PTPNER स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है मणिपुर के अंदर में। इससे क्या रहेगा, ये एक सिस्टम क्या होता है, मतलब लॉजिस्टिक वगैरह जब यहाँ पर बोलते हो, ये इस तरीके से सपोर्ट बोलते हो, तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि कुछ चीज़ों को इस तरीके से हम लोग सपोर्ट करके चलें ताकि वो चीज़ जो है ग्राउंड लेवल पर अपना एक सही इम्पैक्ट दिखा सके। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक ढांचा सपोर्ट प्रोवाइड करवाना जिससे कि लोग जो है अपना व्यापार कर सकें। जैसे आप लोगों के लिए सड़कें बना देना, तो ये भी एक तरीका लॉजिस्टिक सिस्टम ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बेसिक पर्पज आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इनका बेसिक पर्पज यही होता है कि चीज़ें जो है वो ढंग से लेकर चल सकें। यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर जो PTPNER है, इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए, इसका मतलब है कि प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, यानी कि ट्राइबल जो प्रोडक्ट है उनका प्रमोशन किया जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काम ये किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किसके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया, तो रिसेंटली अभी यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने रिलीज किया है महिला सम्मान सेविंग स्कीम तेलंगाना के अंदर में। तो ये न्यूज़ में छोटा सा एक ये याद रखेगा। यूनियन जो मिनिस्ट्री आयुष है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस फीमेल इन फर्टिलिटी। तो यानी कि आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर बच्चे को लेकर कि बच्चा नहीं हो रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है कि एक तरीके से जो कई शरीर ऐसा होता जा रहा है, इस तरह की चीज़ें, या फिर आप लोग बोलो हम लोग कंज्यूम करते जा रहे हैं कि इंसानों की बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ जा रहा है और डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाकर बच्चा होता है। तो ये इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अंडर द रिन्यूएबल जो एनर्जी मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर इसको मिनी रत्ना कैटेगरी का स्टेटस यहाँ पर दिया गया है ताकि आने वाले टाइम में और अच्छे से चीज़ों को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा, देखो यहाँ पर अगर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है मिनी रत्ना की कैटेगरी में आ गई है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पर, और ये एक तरीके से जो सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है वो और अच्छे से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हाईएस्ट क्रेडिट है यहाँ पर अगर बात करें इसकी, तो अच्छे से काम करने वाली ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। नासा का हाई रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया यहाँ पर, ये याद रखिएगा, जिसको यहाँ पर ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन बोला गया, टेम्पो। ये मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर। ये तो ये नासा का सिस्टम है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा एयर क्वालिटी के बारे में फ्रॉम द स्पेस, और ये विद एक्यूरेसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये स्टार्ट होगा मई में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं अर्ली जून में। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर काम करता है।
ये कैसे जाएगा यहाँ पर, तो फ्लोरिडा से जाएगा। स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे जाएगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि नासा का ये मिशन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ए हेल्प के बारे में। तो एक्रीडेटेड एजेंट फॉर द हेल्थ, ये एक्सटेंशन है फॉर द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर। तो लॉन्च किया गया उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इनिशिएटिव जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा ये और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ए हेल्प यहाँ पर एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर द हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ द लाइव स्टॉक, यानी कि जो जानवर हैं उनके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगी। इसमें कम्युनिटी बेस्ड जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जो खासकर एक तरीके से इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज भी रखने वाले हैं। इनको पर्टिकुलर अगर कोई काम भी करना है, इसमें बिजनेस करना है, तो उनको प्रॉपर लोन मिल सकेगा, सपोर्ट प्रोवाइड देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कि हम लोग कहीं ना कहीं इन्फेक्शस डिजीज से एनिमल्स को बचा सकें, और इसकी वजह से फिर इंसानों में भी दिक्कतें देखने को मिलती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसके तहत काम करती है, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तमिलनाडु ने चूज किया है यहाँ पर अर्नस्ट एंड यंग एज ए कंसल्टेंट्स फॉर द एनालिसिस 50 सेलेक्टेड पब्लिक स्कूल इन द स्टेट के अंदर में। तो ये एक अच्छा सिस्टम है एजुकेशन को इंप्रूव करने का। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह कंफर्म किया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्टेट से रिलेटेड बन सकता है। इंपॉर्टेंट स्कीम और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला आप लोगों से एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। स्कीम का नाम क्या है यहाँ पर, ये बात की जा रही है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। कई सारे प्रोडक्ट हमारे देश से बाहर बेचे जाते हैं तो उन पे ड्यूटीज लगती हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे आइटम है जिनको ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है ताकि आसानी से बेचे जा सके बाहर ले जाकर, और उनका प्राइस भी थोड़ा कम रहे। तो सारी लुंगी भी इंक्लूड किया गया इसमें, खासकर अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर रिमिशन हो गया, इनकी रिफंड होगा, खासकर अगर कोई इस तरीके से प्रोडक्ट बेच रहा है। ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी ताकि हमारे देश से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये स्कीम है, यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा भी इससे हो रहा है। तो जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं तो दिक्कतें देखने को मिलती है, यानी कि हर एक चीज़ पर कोई ना कोई टैक्स लगता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे कि अगर आप लोग आज के डेट में कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें जीएसटी आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे एसएलवी से भी जब आप लोग एपीएफसी के कोर्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो जो कोर्स होता है उसमें 18% जो है आप लोगों को देखने को मिलता है, नीचे जीएसटी लिखा रहता है। यानी कि सरकार ये बोलती है कि हम लोग ये टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग हमारे बिहाफ में ये टैक्स ले लो, यानी कि ये इस पे जो है डायरेक्ट टैक्स का पैसा कट जाता है। जैसे यहाँ पर ये आप लोग पैसे देते हैं तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से कितना टैक्स कलेक्ट करती है। आप लोगों को लगा कि कोर्स खरीदा है कि सर के पास में यहाँ पर एक तरीके से सर की टीम को ये पैसे मिलेंगे, पर लेकिन नहीं, 18% जो है वो सरकार के पास में यहाँ पर जाएंगे जैसे ही वो बिल क्रिएट हो जाता है। इसे समझ सकते हैं। और फिर जो भी अर्निंग यहाँ पर होगी टोटल, मतलब जो भी पैसे यहाँ पर आएंगे आप लोग देखते हैं उस पर फिर 30% इनकम टैक्स लगेगा, यानी कि जो 30% फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा जो भी यहाँ पर पैसे होंगे। तो टोटल मिलाकर अगर देखोगे तो 48% के करीब जो है जो पैसा है उसमें सरकार के पास में ही पैसा चला जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग बेचने जा रहे हैं तो सरकार क्या करेगी, जो एक्सपोर्ट वाला होता है, फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनने के बाद में जब एक्सपोर्ट होता है तो उसके एक्सपोर्ट वाले जो टैक्स होता है वो यहाँ पर कट कर लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट में फायदा देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि एक तरीके से एक एक्सपोर्ट को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो वो डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पर फ्राइट ऑन बोर्ड, जिसको फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, वो यहाँ पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो गुड्स की एक तरीके से रिस्क जो है उसके अंदर, तो उसको यहाँ पर ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो टूटे फूटे ना। ठीक है, ये कल डिस्कस किया था मैंने, सर्बानंद सोनोवाल साहब के द्वारा ये फिर से लग गया, तो इसको देख लेना। इंटरनेशनल योगा डे की बात की जा रही है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आसाम के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, और बाकी यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर ये एक तरीके से जो इंस्क्रिप्शन है तो जरूर याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा ही जा सकता है आप लोगों से, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये काफी बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इकोनॉमी के अंदर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक और टाटा पावर ने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो एंटर कर रहे हैं एक पैक्ट के अंदर में, ताकि यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके नेशनल कैपिटल के अंदर में। तो ये काफी बड़ी बात है, यहाँ पर एक तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे लेवल पर हो सकेगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है रिटेल प्राइस जीएसटी, जो एक तरीके से सेस रेट है पान और मसाला के ऊपर में। देखिए सबसे बड़ी बात क्या लगती है, पान और मसाला मार्केट में बेचा जाता है, दारू शराब बेचा जाता है, सिगरेट बेची जाती है, उससे टैक्स गवर्नमेंट कमाती है और फिर बोलती है कि हेल्थ ठीक करेंगे। यानी कि ये एक तरीका नेगेटिव चीज़ है ना। पहले आप लोग पैसा ले लो यहाँ पर टैक्स के नाम पर, एक तरीके से लोगों को ये सारा सामान बेच कर और फिर बोलो कि हेल्थ के लिए ठीक करेंगे, हेल्थ करने के लिए पैसा देंगे। यहाँ पर आप लोग इसको बेच ही क्यों रहे हो यार, अगर बंद कर दो। कोविड-19 के टाइम पर सबसे ज़्यादा महामारी शराब की दुकान खोलने पर लगी थी, ये दिक्कत आप लोग समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है
उसके बारे में बात की जा रही है, डिटेल नॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है, आईटी सर्विस बैंकिंग, इसी के साथ में यहाँ पर बाय बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटर फाइनेंशियल सेक्टर टाइट करने की कोशिश की जा रही है ताकि चीज़ों को ढंग से लेकर चला जा सके, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है अगर कुछ लो फोल्ड रह जाते हैं तो। इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है सेकंड सक्सेसिव मंथ में, इन मार्च में, ये बोला गया। तो ये कुछ डेटा है, रटना नहीं है, हर महीने का आता है तो इग्नोर कर सकते हो। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो इंक्रीज हो गया है, जो कि इनकम टैक्स वगैरह जैसे होते हैं तो वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल दुनियादारी में क्या चल रहा है, चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग जो है वो विजिट करे अभी ब्राजील प्रेसिडेंट, जिसके साथ में मिले यहाँ पर एक तरीके से जो नए प्रेसिडेंट अभी आए, ताकि अपना व्यापार जो है बढ़ाया जा सके। तो याद रखिएगा लूला ड सिल्वा ये अभी प्रेसिडेंट बने थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर रही थी। यूनाइटेड जो अरब एमिरेट जो है वो कंफर्म कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को 1 बिलियन, क्योंकि पाकिस्तान की नैया डूब रही है तो इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी सक्सेसफुल है यहाँ पर लॉन्च करने के लिए मिशन जुपिटर मून, तो देखते हैं कितना अच्छा जाता है इनका। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने अभी यहाँ पर पेंशन को लेकर कंट्रोवर्शियल था यहाँ पर, ये उसको अभी यहाँ पर साइन कर दिए है। यहाँ पर पेंशन का जो एज है वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही थी। क्लैश हो रखा है साउथ सुडान के अंदर में, जाकर देखिएगा आप लोगों को मैप में सुडान और साउथ सुडान दोनों अलग कब हुए थे, ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन बनेगा छोटू करोड़पति, ये क्वेश्चन है, आप लोग इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, यहाँ पर इनके आंसर होंगे वरना वीडियो और भी ज़्यादा लेट होगा थोड़ा सा ये। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना है यहाँ पर कि कितने विलेज जो है वो कवर किए जा रहे हैं अंडर माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम के तहत। तो 1 लाख विलेज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है आईएनएस, जिसका नाम है आईएनएस तरमुगली। ठीक है, तो आईएनएस जो तरमुगली है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है, इज बीइंग ट्रांसफर टू विच कंट्री इन द लाइन विच इंडिया सागर मिशन। कौन सी कंट्री है, तो कोई हमारा दोस्त ही होगा, चाइना तो होने से रहा, आंसर है बी मालदीव। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मिर्चा राइस के बारे में, चावल के बारे में, जीआई टैग मिला, तो कहाँ से निकल कर आता है, तो याद रखिएगा बिहार से। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया, ये एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर यहाँ पर केरला, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखता हूँ कौन आंसर देता है। बाकी सी सेट है आप लोगों के सामने, यहाँ पर आंसर वैसे पीडीएफ में सारे मिल जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश है आंसर। ठीक है, सी सेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने। और इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लेक है ये है सो लेक, वैसे तोसो बोलते हैं पर लेकिन सो लेक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, ये लद्दाख में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और रिसेंटली अभी 42nd रामसर साइट का दर्जा भी इसको दिया गया। तो याद रखिएगा सो का मतलब होता है एक तरीके से जो सो बोलते हैं ना, सो कारा, इसका मतलब होता है सो कारा लेक बोला गया है, वाइट सोल्ट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी आज का ये आप लोगों का है क्या है, ये है वोकैबुलरी, ये इनको आप लोग देख लेना, तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से इनको देख लेना आप लोग। ठीक है ना, बाकी तो डेली आप लोगों को चीज़ें मिलती रहती हैं, तो टेक्निकल कुछ चीज़ें हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग थोड़ा सा उस पर पेशेंस रख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट रहिए, जो भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना और अच्छे से एंजॉय करना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।